हेलो एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मराठा साम्राज्य का उदय। ठीक है, तो लास्ट हमने मुगल एम्पायर जो पढ़ा था, मुगल एम्पायर के बाद में बीच में जो आते हैं वो मराठा आते हैं और इसके बाद में आते हैं अंग्रेज़ भारत में। ठीक है, मतलब अंग्रेज़ तो बहुत पहले से ही आ चुके थे भारत में, लेकिन अंग्रेज़ों का जो शासन रहता है भारत के ऊपर वो मराठों के बाद में आता है। ठीक है, तो मुगल्स के बाद में एक और शक्तिशाली शक्ति थी जिसका नाम था मराठा। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ में। रामचंद्र पंत अमात्य का कोट है, आज्ञा पत्र नाम की इन्होंने बुक लिखी थी 1715 में। तो ये रामचंद्र पंत जो थे ये मराठा साम्राज्य के ही एक मंत्री थे। ठीक है, ये मराठों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि व्यापारियों में टोपीधारी का क्या मतलब है, जो टोपी पहनते थे, क्योंकि उस समय पर जो यूरोपियंस थे जिनमें पुर्तगाली अंग्रेज़ वगैरह सब हैं वो टोपी पहनते थे। इसीलिए इन्होंने बोला है ये जो टोपीधारी हैं, जो पुर्तगाली, अंग्रेज़, डच, फ्रांसीसी, डेनमार्क के लोग भी व्यापार करते हैं। ठीक है, ये अभी व्यापार के बारे में बता रहे हैं कि ये लोग भी व्यापारी हैं, लेकिन ये अन्य व्यापारियों के समान नहीं हैं। बाकी के व्यापारी क्या करते हैं, आते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इनका मकसद कुछ और ही था। लेकिन उससे पहले समझो कि पुर्तगाली, अंग्रेज़, डच, फ्रांसीसी, डेनमार्क ये किस जगह से आए थे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये अपना एशिया है, एशिया में अपना ये भारत आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये जो कॉन्टिनेंट है ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। ओके, तो यूरोप में ही कुछ कंट्रीज़ थी जहाँ से ये जो यूरोप वासी थे या जो टोपीधारी थे वो आते हैं। अब इस यूरोप को अगर हम जूम करके देखें तो ये इनका मैप है। जो जो लोग यूरोप से भारत में आए थे उनके देश का यहाँ पर मैप दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो यहाँ पर है पुर्तगाल नाम का देश, यहाँ से आए थे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाल के जस्ट बगल में ही है स्पेन नाम का देश। ठीक है, लेकिन स्पेन से कोई भी भारत में नहीं आया था। ठीक है, बात क्या थी कि स्पेन से निकला था एक इंसान जिसका नाम था कोलंबस, लेकिन ये कोलंबस निकला तो इंडिया की खोज में था, लेकिन पहुंच जाता है ये अमेरिका में। ठीक है, तो स्पेन से कोई भी भारत नहीं आ पाता। फिर एक कंट्री ये आपको दिख रही होगी, ये फ्रांस, यहीं से आते हैं फ्रेंच लोग, फ्रांस के लोग थे फ्रेंच। ठीक है, अब फ्रांस के नॉर्थ में एक छोटी सी कंट्री है, ये छोटी सी कंट्री जिसका नाम है नीदरलैंड। इसी नीदरलैंड के निवासी थे, यहीं के लोग थे डच, तो ये डच भारत में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अंग्रेज़ थे ना, वो अंग्रेज़ कहाँ से आए थे, बेसिकली वो आए थे इस जगह से। इस जगह को क्या बोलते हैं, इसका नाम है ब्रिटेन। ठीक है, पूरे के पूरे आइलैंड का नाम है ब्रिटेन। इसी ब्रिटेन से अंग्रेज़ आए थे। और जो डेन्स थे यानी कि डेनिश लोग जो थे वो डेनमार्क से आए थे, वो ये कंट्री थी। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्रीज़ थी, यहाँ से सब लोग निकल कर भारत की तरफ जा रहे थे और उन्हीं के बारे में यहाँ पर रामचंद्र पंत थोड़ी सी बात कर रहे हैं। ओके, कि उनका जो पूरा ध्यान है, जो यूरोपीय हैं, जो टोपीधारी हैं, इनका पूरा ध्यान है इस देश में प्रवेश करना। ठीक है, सबसे पहले तो प्रवेश लेना है, इसके अलावा अपना जो क्षेत्र है उसको उन्हें विस्तृत करना है, अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ये लोग आ रहे हैं। मतलब ये सिर्फ व्यापारी के रूप में नहीं आ रहे, ये क्या चाह रहे हैं कि भारत में अपनी पावर ये लोग बना सकें, क्योंकि ये बेसिकली क्या करते थे, एक गोदाम बनाते थे। ठीक है, उस गोदाम में क्या करते थे, जो देश है अपना भारत देश, वहाँ से मसाले वगैरह लेकर आते थे अलग अलग जगह से और यहाँ पर लाकर उसे स्टोर करके रखते थे। अब इस गोदाम के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बना देते थे, जिसे किलेबंदी हम बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी जगहों को ये कब्जा लेते थे इस तरीके से। तो इसी चीज़ की बात रामचंद्र पंत कर रहे हैं कि इनका ध्यान क्या है, भारत में प्रवेश करना, अपना क्षेत्र विस्तृत करना और अपने धर्म का प्रचार करना। इनका धर्म क्या था, जो ईसाई धर्म था या जो क्रिश्चियनिटी है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए ये भारत में आए थे, ये भी इनका एक मेन उद्देश्य था। ठीक है, ये स्वभाव से क्या थे, हठी थे। हठी मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है, ये आसानी से मानने वालों में से नहीं है। नौसेना और बारूद ही इनके मुख्य हथियार हैं। नौसेना क्या होती है, बेसिकली जो नेवी होती है, जो समुद्र के अंदर में जो सेना होती है, जो समुद्र में जो लड़ाई करती है। एक तो लैंड पर लड़ाई करने वाली होती है सेना, ठीक है, उसे हम आर्मी बोलते हैं। ओके, एक होती है जल सेना या नौसेना हम जिसे बोल रहे हैं, वो समुद्र में लड़ाई करती है। और इसके अलावा बारूद क्या होता है, एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर, मतलब एक विस्फोटक चीज़ होती है, जो मतलब उस बारूद को ना जैसे ही जलाया जाता है उसमें वो बहुत सारी गैस
प्रोड्यूस करती है, बहुत सारी गैस बनती है और जिससे प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस बारूद का जो इस्तेमाल होता था वो बंदूक वगैरह में इस्तेमाल होता था, ठीक है। अब जैसे ही जो बारूद है उसको जलाया जाएगा, वैसे ही पीछे से प्रेशर बनेगा और गोली में से बंदूक निकल जाएगी। जो तोपें होती थी ना, उन तोप में भी बारूद का इस्तेमाल किया जाता था, तो उससे जो तोप का गोला वगैरह है उसको फायर किया जाता था। तो ये प्रेशर का एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से समझ के देखो, जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, जो सीटी लगती है जिसमें, और जिसमें दाल वगैरह बनती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर पूरा का पूरा प्रेशर कुकर बंद है, तो इसके अंदर में बहुत सारी भाप बन रही है। अब ये भाप क्या कर रही है, ऊपर की तरफ प्रेशर बना रही है ना, प्रेशर बना रही है। तो ये जो सीटी है ये ऊपर उठती है और यहाँ साइड से बहुत तेज़ी से एक प्रेशर के साथ में भाप निकल रही होती है। कभी देखना, हाथ मत लगा कर देखना वरना हाथ जल जाएगा, ठीक है। बाकी आप ऑब्जर्व करके देखना कि बहुत तेज़ी से भाप निकल रही होती है। वही चीज़ होता है प्रेशर, कि अंदर इतना प्रेशर बना कि बाहर जो है वो बहुत तेज़ी से भाप निकल रही होती है। वैसे ही यहाँ बंदूक के अंदर, यहाँ तोप के अंदर भी इतना प्रेशर बनता है उस बारूद की वजह से, क्योंकि बारूद के जलते ही बहुत सारी गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो वैसे ही फिर क्या होता है, यहाँ से तोप में से गोला निकलता है, बंदूक में से गोली निकलने लगती है। तो नौसेना और बारूद ये इनके मुख्य हथियार थे अंग्रेज़ों के, ठीक है। इनके आवागमन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है और इन्हें सुदृढ़ भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मतलब क्या है कि ये जो भारत में आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, अपना जो अलग अलग भवन ये बना रहे हैं, बड़े बड़े किले बना रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हैं, उस चीज़ की इन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इनके आने पर भी नियंत्रण लगाना चाहिए। तो ये जो थे रामचंद्र अमात्य जो थे, ये समझ चुके थे कि अंग्रेज़ जो हैं वो हमारे लिए एक खतरा बन सकते हैं, इसलिए ये चेतावनी दे रहे थे। और बिल्कुल बने थे, ये सारे यूरोपीय लोग भारत के लिए खतरा बने। और बेसिकली जो अंग्रेज़ थे वो एक बड़ी शक्ति उभर कर आए और उन्होंने पूरे भारत पर जो है वो अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद में यहाँ पर है महाराष्ट्र के रायगढ़ दुर्ग के महल का भव्य प्रवेश द्वार। ये जो आपको दिख रहा होगा ये प्रवेश द्वार है, मतलब यहाँ से बाहर से अंदर महल में आया जाएगा, ठीक है। तो ये है रायगढ़ दुर्ग, ठीक है, जो किला है रायगढ़ का किला, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसी किले में 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य का औपचारिक प्रारंभ या आरंभ हुआ, ठीक है। मतलब क्या है, 1674 में शिवाजी महाराज जो थे उनका राज्याभिषेक होता है, राज तिलक होता है, गद्दी पर बैठते हैं और मराठा साम्राज्य की नींव यहाँ से पड़ जाती है। ओके, अब चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हैं हम वो देख ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के आसपास में हमारा चैप्टर जो है वो घूमेगा। तो सबसे पहली बात, मराठा कौन थे ये हम जानेंगे, ठीक है। ये ब्रिटिश शासन स्थापित होने से पूर्व भारतवर्ष की सबसे बड़ी अखिल भारतीय शक्ति कैसे बने ये हम जानेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि उनके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो हम उनके शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा भारतीय इतिहास पर मराठा साम्राज्य का प्रभाव क्या पड़ा, उस प्रभाव के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। ये मेन क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में चैप्टर में टाइमलाइन दी गई है, जैसे हमारे चैप्टर 2 में दी गई थी, ठीक उसी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले 1630 में जो है वो शिवाजी का जन्म होता है। ये वही शिवाजी हैं जो मराठा साम्राज्य की स्थापना करेंगे, ठीक है। लेकिन मराठा साम्राज्य की स्थापना से पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था, इनके शासन का आरंभ हो चुका था 1646 में। अभी वो सिर्फ 16 साल के हैं और उन्होंने अलग अलग दुर्ग कैप्चर करना शुरू कर दिया, अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। दुर्ग बेसिकली क्या है ना कि एक एरिया है और उसके चारों तरफ में ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवारें, मोटी मोटी दीवारें बना दी गई हैं, तो वो एक पूरा किला बना दिया गया है। तो उन्होंने इन किलों को कब्जाना 1646 में ही शुरू कर दिया था। फिर 1657 में मराठा नौसेना की स्थापना हो जाती है। अभी हमने देखा था कि जो अंग्रेज़ थे उनके पास में नौसेना काफ़ी मजबूत थी, समुद्र के अंदर उनकी सेना काफ़ी मजबूत थी, है ना। तो नौसेना की ज़रूरत को शिवाजी ने भी समझा और इन्होंने मराठा नौसेना का गठन कर दिया, नौसेना बना दी 1657 में, ठीक है। 1666 में आगरा में कारावास और वहाँ से मुक्ति इनको मिलती है। मतलब क्या है, औरंगज़ेब जो था ना वो धोखे से इनको कैप्चर कर लेता है या अरेस्ट करके रख लेता है अपने यहाँ पर और आगरा में, और ये आगरा से फिर बचकर निकल आते हैं शिवाजी जो थे, ठीक है। इसके बाद में 1674 में होता है इनका राज्याभिषेक, राज तिलक या गद्दी पर बैठती हैं ये छत्रपति शिवाजी रायगढ़ नाम की जगह पर, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि शिवाजी का राज तिलक या राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था तो बता देना रायगढ़ में या रायगढ़ किले में, ओके।
फिर 1677 में दक्षिण विजय इन्होंने शुरू की थी। अभी जो मराठा हैं वो कहाँ पर है, मेनली वो महाराष्ट्र वाले इलाके में है, ठीक है। जैसे हम बात करें तो ये महाराष्ट्र वाला एरिया है। अब महाराष्ट्र के और साउथ में इन्होंने जाना शुरू कर दिया था, दक्षिण विजय इन्होंने शुरू कर दी थी। तमिलनाडु वगैरह वाले रीजन भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिए थे। ओके, फिर 1680 में शिवाजी का निधन हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में 1682 से 1707 तक मुगल मराठा युद्ध चलता है। थोड़ा सा रिकॉल करो, यहाँ पर हमने पढ़ा था औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1658 से 1707 था, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि औरंगजेब की लाइफ के लास्ट के जो 25 साल थे वो युद्ध में ही निकले, दक्कन में युद्ध में निकले। वो दक्कन में कौन बैठे हुए थे, ये मराठा बैठे हुए थे, मराठों के साथ में औरंगजेब युद्ध करता रहा। तो वो जो लास्ट के 25 साल हैं वो यही तो हैं, गिनकर देख लो, वरना 1682 से 1707 तक पूरे के पूरे 25 साल हो रहे हैं, और 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। फिर तो यहाँ पर मुगल मराठा युद्ध जो है वो चलते हैं अलग अलग 1682 से 1707 तक। ओके, इसके बाद में जो आगे की जो कहानी रहेगी वो रहेगी 1754 में दिल्ली पर मराठा नियंत्रण शुरू हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना, क्योंकि दिल्ली अभी तक मुगलों के अंडर में थी, एक शक्तिशाली केंद्र था। पहले दिल्ली सल्तनत के अंडर, फिर मुगल्स के अंडर, लेकिन अब मराठों का नियंत्रण दिल्ली पर शुरू हो गया, ठीक है। फिर 1761 में होता है पानीपत का युद्ध। अब ये जो युद्ध है ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में मराठों की हार हो गई थी, मराठे हार गए थे, ठीक है। अब इसी के साथ में कॉमेंट्स में ज़रा ये बताओ कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था। चलो डेट में बता दूँ, 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था और कौन जीता था, ये ज़रा बताओ। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 1556 में हुआ था, और ये किस किस के बीच में हुआ था और कौन जीता था, ये भी बताना, ठीक है। इसके बाद में 1775 से 1782 तक क्या होता है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है। आंग्ल का मतलब क्या है, अंग्रेज़ों के साथ। तो अंग्रेज़ हैं एक तरफ वर्सेस मराठा हैं एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है आंग्ल मराठा युद्ध, समझ गए। यहाँ पर मराठों की विजय हो जाती है पहले आंग्ल मराठा युद्ध में। फिर बीच में दूसरा भी युद्ध होता है जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तीसरे की बात हो रही है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें मराठों की शक्ति का पतन हो जाता है 1818 में। अब यहाँ से मराठा की शक्ति खत्म, अब अंग्रेज उभरेंगे, एक पावरफुल शक्ति के रूप में अंग्रेज उभरने लगेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने मराठा एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, और मराठा एम्पायर अपनी पीक पर पहुंचा था लगभग 1759 में, जिसमें दिल्ली वगैरह और यहाँ पर साउथ में भी इनका कंट्रोल देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में सवाल ये था कि मराठा कौन है या मराठा कौन थे, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी हम आइडेंटिटी देख ले रहे हैं। तो मराठा दक्कन पठार विशेष रूप से वर्तमान महाराष्ट्र के निवासियों का एक समूह है। क्या है, लोगों का ग्रुप है, ठीक है, वर्तमान महाराष्ट्र के निवासियों का ग्रुप है। अब ये दक्कन पठार की बात यहाँ पर हो रही है, तो जो दक्कन पठार है वो मैंने बताया भी था कि इस एरिया में दक्कन पठार लोकेटेड है, ठीक है। पठार क्या होता है बेसिकली, मैंने अलग अलग चैप्टर 2 में जो जोग्राफिकल लैंडस्केप जो होते हैं, मतलब भूमि की जो अलग अलग आकृतियाँ होती हैं वो बताई थी। जैसे ये होता है पहाड़, ठीक है, एक होता है प्लेन, बिल्कुल समतल मैदान, जैसे कि यूपी बिहार वाला एरिया, यहाँ पर मैदान ही मैदान है। इसके अलावा एक होती है घाटी, ठीक है, पहाड़ों के बीच से जो नदी बहकर जारी होती है, ये वाली होती है घाटी। अब ये ज़रूरी नहीं दो ही पहाड़ हों, ये अलग अलग पहाड़ों की रेंज हो सकती है, पूरी की पूरी श्रृंखला, ये बहुत सारे पहाड़ खड़े हो सकते हैं, और यहाँ पर बीच में से नदी जारी होती है, तो इसको तो हम घाटी बोलते हैं, या रिवर वैली या नदी की घाटी बोल सकते हैं। एक हमने दर्रा और पढ़ा था, दो पहाड़ों या इसी तरीके से अलग अलग पहाड़ों के रेंज में एक कम ऊंचा एरिया, ठीक है। इसके मुकाबले में ये थोड़ा नीचा है ना, तो यहाँ से इधर से उधर जाना आसान हो जाएगा, तो ये एक दर्रा पढ़ा था हमने। इसके अलावा एक पठार और होता है। पठार में क्या है, यहाँ से समतल, यहाँ से समतल, बीच में से यहाँ पर इस तरीके से ये उठा हुआ होता है। यहाँ से ऊंचा दिखेगा, यहाँ से ऊंचा दिखेगा, अगर कोई यहाँ पर खड़ा है देख रहा है तो इसे यहाँ से ऊंचा दिखेगा, यहाँ पर कोई खड़ा है तो इसे यहाँ से ऊंचा दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा टेबल जैसा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पठार, ऊंची भूमि होती है ये। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसी दक्कन पठार के लोग जो थे वो थे मराठे, ठीक है। अब मेनली यहाँ पर कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र है, तो मेनली इसी एरिया के जो निवासी थे वो थे कौन, मराठे थे, ठीक है। ये मराठा जो थे ये मराठी भाषा बोलते थे,
इस भाषा का 12वीं शताब्दी से एक सतत प्रवाहमान और समृद्ध साहित्यिक इतिहास रहा है। 12वीं शताब्दी का क्या मतलब है, मैंने शताब्दी बहुत बार समझाया है। अब यहाँ पर आप मुझे बताओगे कि 12वीं शताब्दी का मतलब क्या है, यहाँ पर कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, तो इस शताब्दी से एक सतत यानी कि कंटिन्यूअस, बीच में टूटे नहीं, जो इनका साहित्यिक इतिहास रहा है, जो डेवलपमेंट रहा है, वो बीच में टूटा नहीं है, होता चला आया है 12वीं शताब्दी से। ठीक है, समृद्ध साहित्यिक इतिहास रहा है। अब ये साहित्यिक इतिहास क्या होता है वो भी ज़रा जान लो। तो साहित्यिक इतिहास होता है भाषा विशेष में, भाषा विशेष मतलब किसी एक पर्टिकुलर भाषा की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मराठी भाषा की। ठीक है, तो मराठी भाषा में गद्य या पद्य में लेखन का ऐतिहासिक विकास। गद्य क्या होता है, एक लंबी चौड़ी कहानी जो लिखी जाती है पैराग्राफ्स में, जैसे निबंध वगैरह लिखा जाता है, किसी की कहानी लिखी जा रही है, वो गद्य हो गया। पद्य क्या होता है, पोएम्स जो लिखी जाती हैं 4-5 लाइन की, छोटी छोटी पोएम घुमा फिरा के जो बात की जाती है, ठीक है, वो होता है पद्य। तो गद्य में, पद्य में लेखन जो भी हो रहा था, जो भी चीज़ें लिखी जा रही थी, कोई बुक वगैरह लिखी जा रही थी, ठीक है, तो जो राइटिंग है, जो लेखन है, उसका ऐतिहासिक विकास हो रहा है। मतलब इसकी राइटिंग की एक हिस्ट्री है जो चलती आ रही है, ऐतिहासिक रूप से डेवलपमेंट होता आ रहा है इस भाषा का, वही है इसका साहित्यिक इतिहास। ठीक है, तो समृद्ध साहित्यिक इतिहास इस भाषा का रहता है और सतत विकास इसका होता रहता है। ठीक है, इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार मराठा शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता के रूप में उभरे। मतलब इन्होंने जो अपना इतना बड़ा शासन स्थापित किया था पूरे भारत पे, वो कैसे किया था वो हम जानेंगे, जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा को निर्णायक रूप से परिवर्तित किया। अब यहाँ से क्योंकि मराठों का जो उदय हो रहा है, उससे भारत के इतिहास में थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि उधर मुगल कमज़ोर हो रहे हैं, फिर मराठा, ये मतलब ये मुगल कमज़ोर हुए, ये मराठे जो हैं वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, अपना विस्तार कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या होगा, ये मराठे फिर से डाउन में जाएंगे और अंग्रेज़ उभरेंगे। तो यहाँ पर एक जो हिस्ट्री है उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, फिर 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के अधिकांश भाग पर यादव वंश का आधिपत्य था। 13वीं शताब्दी हम किस समय की बात कर रहे हैं, 1200 से 1300 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में क्या है, जो महाराष्ट्र है वहाँ पर है यादव वंश। ठीक है, और उस यादव वंश की जो राजधानी थी वो थी देवगिरी दौलताबाद। कुछ याद आया दौलताबाद सुनकर, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था इसके बारे में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक से पहले क्या कहानी चल रही थी, इस यादव वंश को खिलजी वंश ने हराया था। यहाँ पर लिखा हुआ है 14वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली की खिलजी सल्तनत ने यादव वंश को परास्त किया था। मतलब कहानी क्या चल रही थी, 1296 में, याद मत रखना ये डेट, ठीक है, सिर्फ मैं समझाने के लिए, क्रोनोलॉजी है वो समझाने के लिए बता रही हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि पहले क्या हुआ, देवगिरी पहले किसके हाथ में थी। तो इसीलिए बस इतना समझ लो अभी के लिए कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने सबसे पहले देवगिरी पर अटैक किया था। ठीक है, और जो यादव थे, क्योंकि महाराष्ट्र पर यादव बैठे हुए हैं, उनको कर देने पर मजबूर किया था कि तुम लोग मुझे कर दोगे। तो यादव अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को कर देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था या गुलाम सेनापति जो था, मलिक काफूर, इसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना, ये दक्षिण की तरफ में विजय कर रहा था, दक्षिण अभियान चला रहा था। तो फिर मलिक काफूर ने 1313 में क्या किया था ना, जो लास्ट यादव रूलर था, लास्ट जो शासक था यादवों का, उसको हरा दिया था। और यहीं पर पूरी तरीके से जो यादव डायनेस्टी थी या जो यादव वंश था महाराष्ट्र में, वो ख़त्म हो जाता है और महाराष्ट्र आ जाता है दिल्ली सल्तनत के कब्जे में। तो जो महाराष्ट्र है, जो देवगिरी है, वो पहले ही मोहम्मद बिन तुगलक से पहले ही दिल्ली सल्तनत के कब्जे में आ चुका है। ठीक है, फिर जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनेगा, उसके बाद में वो क्या कर रहा है, वो दिल्ली से देवगिरी इसका पुराना नाम है और आज का नाम है इसका दौलताबाद। ये नाम परिवर्तित उसी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद नाम रख दिया था। ठीक है, तो उसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी इसी देवगिरी में, लेकिन बेचारे को वापस से दिल्ली वापस जाना पड़ा था, वापस अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करनी पड़ी थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, है ना। महाराष्ट्र में यादव वंश था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, वो दिल्ली सल्तनत के कब्जे में आ गया था महाराष्ट्र। तो राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले। उसके मध्य में
सांस्कृतिक परंपराएं निरंतर प्रवाहमान रहीं। मतलब महाराष्ट्र की जो भी सांस्कृतिक परंपराएं थीं, जैसे भाषा, उनकी रीति रिवाज, उनका जो भी फेस्टिवल होता था, त्यौहार वगैरह जो होते हैं, वो सब कुछ चलते रहे, उन पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। विशेष रूप से वे परंपराएं जो भक्ति से संबंधित थीं। ये भक्ति क्या था? भक्ति मूवमेंट या भक्ति आंदोलन चला था उस समय पर। लगभग 7वीं से 17वीं शताब्दी, 1000 सालों का टाइम पीरियड है भक्ति आंदोलन का। इतने लंबे समय तक ये चला था। तो ये भक्ति क्या होती है? ईश्वर या किसी विशिष्ट देवता के प्रति समर्पण, अपने आप को पूरी तरीके से उन देवता के प्रति जिनको मानते हैं लोग, उनके प्रति समर्पण कर देना। जैसे हम बोलते हैं कृष्ण भक्त, भगवान शिव के भक्त, तो वही चीज़ ये भक्ति आंदोलन बोलता था कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंडितों का या ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिल रहा था ना। इसी वजह से ये भक्ति मूवमेंट आया। और इस भक्ति आंदोलन ने यह भी बोला कि हर व्यक्ति सीधा भक्ति कर सकता है, डायरेक्टली अपने ईश्वर से जुड़ सकता है, उसे किसी भी रिचुअल को परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेंशन किया गया भाई अनुष्ठान की जो बात की गई है। अनुष्ठान मतलब जो भी रीति रिवाज जो परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे पूजा की जा रही है, मंदिर जाना, यज्ञ वगैरह करवाना, इन सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है भगवान तक पहुंचने के लिए। आप खुद अकेले भी पहुंच सकते हो भक्ति के थ्रू, भगवान के प्रति अपने समर्पण के थ्रू। ठीक है, तो 7वीं से 17वीं शताब्दी का टाइम पीरियड था भक्ति आंदोलन का। इसमें क्या होता है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संतों और साधकों ने आध्यात्मिक उत्थान के लिए बाह्य अनुष्ठानों की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व प्रदान किया। भारत के अलग अलग क्षेत्र के संत थे। मान लो कोई है उत्तर प्रदेश का, कोई तमिलनाडु का, कोई महाराष्ट्र का, कोई मध्य प्रदेश का, इस तरीके से अलग अलग जो क्षेत्र हैं भारत में, उनके संत थे। संत मतलब साधु संत सुने ही होंगे आपने। और जो साधक थे, साधक कौन? जो सच की तलाश कर रहे थे उस समय पर, अपने आध्यात्मिक उत्थान की तरफ वो लोग ध्यान दे रहे थे। ठीक है, तो आध्यात्मिक उत्थान क्या होता है? अपनी सोच, अपनी आत्मा को बेहतर बनाना, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना, अपने अच्छे विचार रखना। ठीक है, सच्चाई और ईमानदारी अपनाना, ये सब है आध्यात्मिक उत्थान। मतलब मैंने लास्ट जो पिछली वीडियो रही है, जो चैप्टर 2 की लास्ट वीडियो थी, उसमें भी बताया था कि अध्यात्म का मतलब क्या है? अपने अंदर जब इंसान झांकने की कोशिश करता है, अपना उद्देश्य वो खोजने की कोशिश कर रहा होता है, तो वही है आध्यात्मिक उत्थान। ठीक है, अब इसके लिए बाह्य अनुष्ठानों की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी परंपरा, या बोल सकते हैं परंपरा कहना गलत होगा, हम बोल सकते हैं कि जो मंदिर वगैरह जाना, यज्ञ वगैरह करवाना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी अपेक्षा क्या हो सकता है? भक्ति मार्ग को ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है। ये बोल रहे थे संत और साधक। ठीक है, तो समाज के विविध वर्गों से आने वाले इन संतों ने लोक भाषाओं में भक्ति गीतों और काव्यों की रचना की, जिससे उनके विचार दूर दूर तक पहुँचे। विविध वर्गों से आने वाले मतलब इंडिया में कई सारे वर्ग थे उस समय पर, या समाज में कई सारे वर्ग थे, जैसे कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई बुनकर है, कोई किसान है, ठीक है, कोई लोहार है, कोई सोनार है। ये जो अलग अलग वर्ग थे, इनसे जो आने वाले जो संत थे, संत बने कई सारे लोग, इन्होंने क्या किया था? भक्ति गीत बनाए। एक तो मतलब अपने भगवान के लिए गीतों की रचना की, ये हम बोल सकते हैं। काव्यों की रचना की। काव्य मतलब क्या है? वही जो पोएम्स लिखी जाती है, जिसे हम पोइट्री बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग काव्य, भक्ति गीतों की रचना कर रहे हैं ये संत। किस भाषा में कर रहे हैं? लोक भाषाओं में। लोक भाषा क्या होती है? जो आम लोगों की भाषा है, जो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या था? बेसिकली जो वेद वगैरह हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, अलग अलग ग्रंथ जो थे वो संस्कृत में लिखे होते थे। अब संस्कृत जो थी वो आम भाषा नहीं थी, सभी लोग नहीं बोलते थे, तो सभी लोग उनमें क्या लिखा है उस नॉलेज को जान नहीं पाते थे। ठीक है, तो इसीलिए इन संतों ने इस चीज़ पर फोकस किया कि जिस भाषा को लोग जान रहे हैं, जो लोक भाषा है, उस पर ध्यान दिया जाए, उसमें अलग अलग रचनाएं की जाएं। अब लोग जिस चीज़ को समझ पाएंगे वो उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे ना, तो इन संतों के विचार दूर दूर तक पहुँचे। अब जैसे मैं किसी और भाषा में आपको पढ़ाने लग जाऊँ, मान लो फ़ारसी भाषा में मैं बोलने लग जाऊँ, आपको क्या समझ आएगा? वैसे मुझे भी फ़ारसी भाषा आती नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आएगी, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, तो आप छोड़कर चले जाओगे वीडियो, राइट। लेकिन वही मैं हिंदी बोल रही हूँ, जो मेरी भी भाषा है और आप लोगों की भी भाषा है, आपको भी समझ आ रहा है, मुझे भी समझाना अच्छा लग रहा है इसमें, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो
यहाँ पर आप टिके रहोगे, इस वीडियो में टिके रहोगे, तो मेरे जो विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो आप तक पहुँच पाएंगे। ठीक वैसी ही कहानी है इन संतों की, और इन्होंने इसीलिए लोक भाषा में रचना की थी, क्योंकि ये जानते थे, क्योंकि इस चीज़ से जो है लोगों तक ज़्यादा इनके विचार पहुंच सकेंगे, इसीलिए इन्होंने लोक भाषाओं में रचना की थी। ठीक है, इसके बाद में आइए पता लगाने वाला जो बॉक्स है, ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है, आपकी खुद की रिसर्च चाहिए। ठीक है, देख लेना है इसको। भजन क्या है? वही होता है भजन जो भक्ति गीत है, भगवान के लिए जो गाने वगैरह, गाने कहना सही नहीं होगा, जो गीत थे वो बनाए गए, वो चीज़ थी भजन। ठीक है, अब महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास आदि अनेक संत इस कालखंड में लोकप्रिय हुए। इस कालखंड का मतलब क्या है? जो भक्ति मूवमेंट वाला टाइम है, 7th से लेकर 17th सेंचुरी या शताब्दी का जो समय है, लगभग 1000 सालों का। इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस संत रहे वो ये 4 रहे। ठीक है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे थे, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से 2 लोगों की यहाँ पर इमेज है, ये संत रामदास हैं और ये संत तुकाराम पर आधारित डाक टिकट है। डाक टिकट क्या होती है? बेसिकली पहले के समय पर लोग लेटर लिखते थे, है ना, चिट्ठियाँ लिखते थे एक दूसरे को, तो उस लेटर पर ना एक स्टाम्प लगाना पड़ता था छोटा सा, जिसे हम टिकट बोल रहे हैं, डाक टिकट जो बोल रहे हैं हम, तो वो चिपकाया जाता था। अब ये टिकट इस चीज़ का प्रूफ होता था कि लेटर भेजने का जो चार्ज है, जो फीस वगैरह जो होती है ना, वो दिया जा चुका है, क्योंकि ये स्टाम्प को खरीद कर लाना पड़ता था। इस टिकट को खरीद लिया, इसका पैसा दे दिया और ये हमने लेटर पर चिपका दिया, तो इससे पता चल रहा है कि इस लेटर की कॉस्ट, इसको भेजने की कॉस्ट दी जा चुकी है। तो यही चीज़ जो इस पर चिपकाई गई है वो होता है डाक टिकट। अब आज के समय पर लोग ज़्यादा लेटर वगैरह तो भेजते नहीं हैं, लेकिन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय जो सरकार है, वो अलग अलग लोगों के ऊपर उनके सम्मान में बेसिकली ये अलग अलग डाक टिकट जारी करती रहती है। तो ये आज़ादी मिलने के बाद ही भारतीय सरकार ने इनके ऊपर एक डाक टिकट जो थी वो जारी की थी। ठीक है, संत तुकाराम की। तो ये इन संत के जो योगदान थे उनको सम्मान देने के लिए भारतीय सरकार ने इसको जारी किया था। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो आगे अब हम आ चुके हैं, रामदास तक की हमने बात कर ली। उन्होंने जो अलग अलग संत जो थे महाराष्ट्र में, उन्होंने क्या किया था? उपनिषदों और भगवत गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों, जितने भी इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ थे, उनका मराठी में अनुवाद किया था, और अनुवाद कर इनमें निहित दार्शनिक ज्ञान को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया। क्यों? क्योंकि जो भगवत गीता है, उपनिषद वगैरह, ये सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, संस्कृत को तो लोग समझ ही नहीं पाते, तो उसमें क्या लिखा हुआ है उसको नहीं समझ पाएंगे, उन तक नॉलेज नहीं पहुंचेगी। तो उन संतों ने क्या किया? ट्रांसलेशन किया उसका मराठी भाषा में। ठीक है, मराठी भाषा में ट्रांसलेशन किया, तो जो जन सामान्य थे, जो आम लोग थे, उन तक उनका ज्ञान, जो दार्शनिक ज्ञान था, मतलब जो भी लिखा हुआ था उन ग्रंथों में, वो पहुंच पाया, सुलभ बन पाया। ठीक है, कुछ संतों ने सिख गुरुओं की भांति सामाजिक संगठन और राजनीतिक चेतना के संवर्धन पर भी विशेष बल दिया। मतलब पंजाब में जो काम सिख गुरु कर रहे थे लोगों को एकजुट करने का, वैसा ही काम महाराष्ट्र में ये संत कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? सामाजिक संगठन पर काम कर रहे थे, मतलब लोगों को एकजुट कर रहे थे, पूरे समाज को संगठित कर रहे थे। ठीक है, लोगों में राजनीतिक चेतना बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। संवर्धन मतलब होता है बढ़ाना, तो राजनीतिक चेतना बढ़ा रहे थे। मतलब क्या है कि ये संत सिर्फ भजन गाने वाले संत नहीं थे, ये लोगों को सिखा रहे थे कि एकजुट कैसे रहा जाए, अपनी पहचान समझो। ठीक है, जो अन्याय है उसका विरोध करो, इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे ये सारे के सारे संत। तो बेसिकली राजनीतिक चेतना क्या होती है? तो इसका मतलब होता है राज्य शासन, जो हमारे अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, या जो समाज की जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में समझ हो, उसके बारे में अवेयरनेस हो। ठीक है, मतलब हम अपने राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में अच्छे से जान सकें, उस चीज़ पर फोकस किया था संतों ने, लोगों को सिखाने पर फोकस किया था। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को ये पता हो कि उस पर कौन शासन कर रहा है, उस व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, समाज जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अन्याय के खिलाफ कैसे खड़ा होना है, तो वही चीज़ होती है राजनीतिक चेतना। समझ गए? तो यही काम सिख गुरु भी तो कर रहे थे। जैसे गुरु नानक जो थे, उन्होंने इक्वालिटी का या समानता का मैसेज दिया था, जाति पाति का विरोध किया था, लोगों को एक कम्युनिटी के रूप में जोड़ा, एक समुदाय के रूप में जोड़ा कि सब लोग तुम एक भाई बंधु हो, आपस में अलग अलग नहीं हो। ठीक है, वही एक गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमने पढ़ा था, 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, है ना।
तो गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को एक ऑर्गेनाइज्ड राजनीतिक और मिलिट्री फोर्स में बदला था, उन्होंने एक सैन्य संगठन में बदला था। तो इन संतों के प्रयासों से क्या होता है, समाज को एक सुदृढ़ सांस्कृतिक आधार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सुदृढ़ मतलब क्या है, एक मजबूत, और सांस्कृतिक आधार मतलब क्या है, सांस्कृतिक बुनियाद इनकी बनने लगी, मतलब एक मजबूत समाज यहाँ पर बनने लगा, एक मजबूत सोसाइटी बनने लगी। ठीक है, इन संतों के प्रयासों से मराठी लैंग्वेज भी है, इसके अलावा भक्ति मूवमेंट चल रहा है, लोगों में कॉमन आइडेंटिटी आने लगी, मतलब हम सब एक हैं, एक ही समूह से बिलोंग करते हैं। तो वो चीज़ है, इनका सांस्कृतिक आधार इन्हें मिलने लग जाता है, और यही आगे चलकर क्या होता है, इसी की वजह से क्या होता है, मराठों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित होने में इसने सहायता की थी। किसने, जो इनका सांस्कृतिक आधार था, मतलब ये लोग सभी अपने आप को एकजुट होकर देख रहे हैं। अब इसी वजह से मराठा क्या बन पाए, एक राजनीतिक शक्ति बन पाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 17वीं शताब्दी तक कुछ मराठा सरदारों ने स्वराज्य की स्थापना करने के आरंभिक प्रयत्न किए। ठीक है, कुछ मराठा सरदारों की बात हो रही है, ये किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, स्वराज्य पर। स्वराज्य क्या होता है, बेसिकली अपने आप अपने एरिया का शासन करना, मतलब अपने राज्य के जो भी फैसले हैं वो खुद लेना, किसी और राजा पर डिपेंड ना होना, या कोई विदेशी शक्ति है उसके कंट्रोल में ना होना। ठीक है, हम खुद इंडिपेंडेंट हैं, ये वाली एक सिचुएशन होती है स्वराज्य की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई राजा अपने कर या जो टैक्सेस होते हैं, अपनी सेना, अपने कानून, अपना प्रशासन वो खुद अगर कंट्रोल कर रहा होता है और किसी और को वो जवाब नहीं देता, मतलब मराठों में मान लें जो शिवाजी हैं, ठीक है, ये शिवाजी सारे फैसले खुद ले रहे हैं अपनी सेना वगैरह से रिलेटेड, तो अगर कोई मुगल राजा इनसे जवाबदेही मांग रहा है कि तुमने ये फैसला क्यों लिया, तो ये उसको जवाब नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ है स्वराज्य। मतलब क्या है कि शिवाजी मुगलों के प्रति उत्तरदायी नहीं है कि हम तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि हम अपना शासन खुद कर रहे हैं, हमने स्वराज्य की स्थापना कर ली है। ये वाला कॉन्सेप्ट है स्वराज्य का। तो मराठा जो थे वो पहले अलग अलग पावर्स के अंडर आते थे, अलग अलग सल्तनत, जैसे बीजापुर सल्तनत, मुगल एम्पायर वगैरह, इनके अंडर आते थे। ठीक है, इनकी सर्विस में रहते थे ये लोग। तो कुछ सरदार जो थे वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, वे तभी सफल हुए जब शिवाजी सत्ता में आए और उन्होंने मराठों को एकत्रित कर संगठित किया। शिवाजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक तो इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी और मराठों को एकत्रित किया, इन्होंने एक साथ में लेकर आए। लेकिन शिवाजी कौन थे, सवाल तो ये है ना। तो शिवाजी कौन थे, इन्होंने क्या क्या किया था, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मराठा शक्ति की स्थापना और शिवाजी का उदय, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। इसके अलावा एक चीज़ रह गई, मेरे पास एक मैप और था यादव डायनेस्टी का, वो दिखाना रह गया आपको। तो हमने देखा था कि यादव डायनेस्टी जो थी वो ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही थी। तो ये वाला एरिया जो था ये पूरा का पूरा यादव डायनेस्टी के कंट्रोल में था। ठीक है, यहीं पर थी देवगिरी और यहाँ पर दिल्ली, और इसी दिल्ली से यहाँ पर देवगिरी पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। ठीक है, लेकिन ये बाद की घटना है, यादव डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक से पहले की है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।